जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लाइट यानी प्रकाशिकी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। इसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब में बना के अपलोड कर रखा है। तो हम आपको पहले ये बता दें कि ये वीडियो किन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप कक्षा 10 में हो या 12 में हो, तो आप सभी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये आप सभी के लिए ये यूज़फुल होने वाला है। स्पेशली ये वीडियो जो बनाया जा रहा है, जो रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं, चाहे वो एएलपी की हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ की हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, तो बेसिकली उनके लिहाज से ये वीडियो बन रहा है। बाकी ये सभी में यूज़फुल है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए आप देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रकाशिकी का सेकंड पार्ट होगा। पहला पार्ट जो इसका है उसमें हमने दर्पण के बारे में और परावर्तन के बारे में और भी चीज़ें, दर्पण में उपयोग कहाँ होता है, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रकाश के गुणों के बारे में सारा कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो इसको देखने के बाद वहाँ भी विज़िट करके आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके लगभग 50 से 60 प्रश्न वहाँ से प्रकाशिकी से आराम से आपके बन जाएंगे। और इसमें भी लगभग हम लोग 50 से 60 प्रश्न ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा ये है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट इधर कोई दूसरा माध्यम है, इधर मान लेता हूँ हवा है, और इधर क्या है, मान लेता हूँ चलिए इधर कांच है। तो इधर से प्रकाश आ रहा था, एक्चुअली में रियल में जाना चाहिए था इसको सीधा ऐसे, लेकिन ये सीधा ना जाके क्या होता है कि अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। यानी ये इधर भाग आता है या तो इधर भाग जाएगा। वो कंडीशन होगी कब किधर जाएगा भी बताएंगे हम। तो बट यही होता है कि वो अपने रियल मार्ग पर ना जाकर इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। तो इसी घटना को, इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आइए हम लोग इन दोनों फिगरों के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉर्डर है, इसके इधर सघन माध्यम है, इसके इधर विरल माध्यम है। उसी तरह इसमें भी इसके ऊपर साइड विरल माध्यम है, नीचे क्या है, सघन माध्यम है। देखिए, सघन और विरल का मतलब क्या होता है। सघन का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसके कण बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं सघन में, अगर हम मान लेते हैं इधर सघन में आपका कांच हो सकता है और इधर आपका बिरल में हवा हो सकता है। उसी तरह इधर बिरल में क्या हो सकता है, हवा हो सकता है, और सघन में इधर क्या हो सकता है, कांच हो सकता है। क्योंकि कांच के जो कण होंगे वो पास पास होंगे कंपैरिजन हवा के। तो अगर मान लीजिए प्रकाश जो है वो कांच से हवा में जा रही है, यानी सघन से बिरल में जा रही है। तो देखिए रियल, जैसे मान लीजिए प्रकाश ऐसे आया यहाँ पे, तो ये जो लाइन हमने खींचा है दरअसल इसको अभिलंब बोलते हैं। तो जब मान लीजिए प्रकाश किरण आई यहाँ पे, अभिलंब के यहाँ पे गिरी, तो इसी को बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो अब ये ध्यान देना कि ये अभिलंब से मतलब इस तरफ आएगी कि उस तरफ जाएगी। तो ध्यान देना ये है कि इसमें देखिए किस माध्यम में प्रकाश जा रही है, विरल माध्यम में। विरल में क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं। तो अगर कण दूर दूर होते तो इसका मतलब है रियल में एक्चुअली जाना चाहिए था इसको सीधा ऐसा, तो लेकिन ये सीधा ना जाके क्या होगा, ये इधर की ओर बेंड कर जाएगी, इधर की ओर क्या करेगी, मुड़ जाएगी। तो यानी ये अपने मार्ग से क्या होगी, दूर उधर की ओर हटेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विरल में क्या होता है कि कण पास पास होने की वजह से वो थोड़ा सा फैलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इधर देखिए, जैसे यहाँ पे ये विरल है यानी हवा है, और इधर क्या है, सघन कांच है। तो अगर मान लेता हूँ विरल से प्रकाश किरण से आ रही, यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे आई, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ये जो किरण आ रही इसको हम आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए ये सघन में जा रही थी, एक्चुअली में रियल में जाना चाहिए था इसको सीधा ऐसे, लेकिन ये सीधा ना जाके क्या होगी, ये जो अविलंब है, इसकी ओर क्या होगी, इधर की ओर झुक जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सघन में क्या होता है, कण पास पास होते हैं तो यहाँ पे ये अभिलंब के पास आएगी, और विरल में क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी। तो ये ध्यान देना। इसमें आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि जब प्रकाश की किरण, या फिर ऐसे कह सकता है कि प्रकाश की किरण अविलंब से दूर कब जाएगी, तो ऑप्शन में रहेगा जब सघन से विरल में जाए, या विरल से सघन में जाए, या सघन से सघन में जाए, या विरल से विरल में जाए। तो आपका क्या ऑप्शन होगा आप खुद ही अब समझ गए होंगे। तो ध्यान देना है कि जब प्रकाश की किरण विरल में आ रही है, तो जिस माध्यम में जा रही है विरल में आ रही है, तो इसका मतलब अविलंब से दूर हटेगी।
ठीक है। और अगर सघन की ओर आ रही है तो अभिलंब की ओर आएगी, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है, आप इसको ट्रिक में समझिए कि विरल में दूर दूर होता है इसलिए अभिलंब से दूर भागेगी, सघन में पास पास होता है इसलिए अभिलंब की ओर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो किरण आती है इसको आपतित किरण बोलते हैं, जो जाती है पार करके इसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। अविलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग आई कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग आर कहते हैं। इसका नाम होता है आपतन कोण, और इसका नाम होता है अपवर्तन कोण। और ये जिस जगह से ये क्रिया स्टार्ट होती है उस जगह का नाम होता है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से यहाँ से लंबवत खींची गई लाइन जो होती है इसको हम लोग नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगी इतनी बातें हमारी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के कारण क्या होता है। अपवर्तन के कारण का मतलब ये कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित क्यों होती है। तो इसका पहला ये कारण ही यही है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश उसका जो उसकी जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जिस वजह से वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो इसका यही कारण है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसलिए जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यही इसका क्या है, कारण है। अगर हम कुछ इसके उदाहरण की भी बात करें तो आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक कोई कांच मतलब कोई भी गिलास है, ठीक है। इसमें आप क्या कर दीजिए, पानी भर दीजिए, और इसमें जब पानी भरने के बाद अगर आप किसी छड़ी को अगर आप डुबाते हैं तो छड़ी को डुबाने के बाद ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो छड़ी है ना ये पानी के अंदर हल्का सा मुड़ी हुई है, तिरछी है। एक्चुअली में तिरछी उर्छी नहीं होती है, ये तिरछा में इसलिए दिखता है क्योंकि जब इसमें पानी में प्रकाश किरण जाती है तो अब अपने रियल मार्ग से थोड़ा सा क्या होती है, भटक जाती है। तो थोड़ा प्रकाश की किरण तिरछी होने की वजह से हमको वो तिरछा दिखता है, जबकि वो तिरछा वैसा नहीं होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है कि आप पानी से भरी बाल्टी में अगर किसी छड़ी को डुबाते हैं तो वह छड़ी आपको तिरछी मुड़ी हुई दिखाई देती है, वही आपके अपवर्तन की एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल दो और आपको बता दूं, आप जैसे पानी से भरी बाल्टी में अगर किसी सिक्के को डालेंगे तो एक्चुअली में सिक्का जो होता है वो तली पे बैठा होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो जो सिक्का है वो ऊपर की ओर उठा है। तो ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है। तालाब में मछलियाँ जो होती है वो नीचे बैठी होती है, लेकिन हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मछलियाँ ऊपर की ओर हैं। तो ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करूँगा इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखा है, इस पे हम बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश जो होता है अगर वो सघन माध्यम में चलता है तो उसकी चाल कम ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सघन में क्या होता है, कण पास पास होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में आप समझिए, अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे जैसे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हैं, सड़क पे जाम लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी जाहिर सी बात है धीरे धीरे चलेगी। अगर मान लीजिए कहीं पे जाम नहीं लगा है, गाड़ियाँ मतलब हैं लेकिन दूर दूर पे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी बहुत तेज़ चलेगी। तो सघन का मतलब जाम, विरल का मतलब विदाउट जाम। तो जाम में जाहिर सी बात है गाड़ियाँ धीरे चलती हैं और बिना जाम में गाड़ियाँ फास्टली चलती हैं। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, जबकि विरल माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। अगर अब बात करें प्रकाश के अपवर्तन के नियम की, तो इसमें जो परावर्तन का पहला नियम है वही अपवर्तन का भी पहला नियम है। अपवर्तन का पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये इनका पहला नियम है। अगर बात करें इसमें दूसरे नियम की, तो दूसरे नियम को ही हम अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये स्नेल का नियम ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है नियतांक। ठीक है, ये होता है स्नेल का नियम। इसमें ये कहा जाता है, स्नेल ने अपने नियम में बताया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। यही इनका स्नेल का नियम है, साथ ही साथ अपवर्तन का ये द्वितीय नियम भी है। अब आइए हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक की बात करेंगे तो अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने वास्तविक चाल से उसकी चाल कितना गुना कम या अधिक होती है। इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को बेसिकली हम लोग एन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखा है मैंने। अगर हम बात करें कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003। क्राउन कांच, इसका अपवर्तनांक होता है 1.52। हीरे का अपवर्तनांक 2.42। जल का अपवर्तनांक 1.33। अगर बात करें सबसे ज़्यादा, तो सबसे अधिक जो होता है
सबसे कम जो होता है वो हवा का अपवर्तनांक होता है, जबकि बात करें सबसे कम जो होता है तो सबसे कम हीरे का अपवर्तनांक होता है। अगर हम बात करें कि प्रकाश की किरण में, तो प्रकाश की किरण में बेसिकली 7 रंग होते हैं, हालांकि उसको भी हम प्रिज्म में ये चीज़ समझेंगे। तो प्रकाश के अगर बात करें बैगनी रंग का, तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ध्यान देना, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, सबसे कम होता है। अब बात करेंगे हम लोग प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। नॉर्मली प्रिज्म की जो संरचना होती है वो एक त्रिभुज की तरह से दिखाई जाती है, ठीक है, इस तरह से प्रिज्म को दिखाया जाता है। हालांकि रियल में प्रिज्म कैसा होता है वो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे बना रखा है। दरअसल ये प्रिज्म को मैंने इसे खड़ा करके रखा है, और इसमें प्रिज्म को क्या किया, ऐसे गिरा के ज़मीन पे रख दिया, ठीक है। प्रिज्म की आप एक परिभाषा और भी दे सकते हैं कि 3 चतुर्भुजों तथा 2 त्रिभुजों से बंद आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जैसे इसमें समझिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला, इधर देखिए 1 और इधर ये 2, तो यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज हैं। यहाँ से ये देखिए ये वाला एक चतुर्भुज, इधर एक चतुर्भुज और इधर एक चतुर्भुज। तो इसमें देखा जाए तो 3 चतुर्भुज है और 2 त्रिभुज है, तो इससे घिरी संरचना को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। तो कहने का मतलब 3 चतुर्भुजों और 2 त्रिभुजों से बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म। आइए थोड़ा सा हम लोग प्रिज्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये प्रिज्म का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक कोर। यानी प्रिज्म का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला, जैसे इसको ज़मीन पे आप रख दीजिए, तो जो टॉप वाला हिस्सा होता है इसको अपवर्तक कोर कहते हैं। और अपवर्तक कोर के सीध में देखेंगे तो जो आपको ये सतह दिखती है, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि प्रिज्म की जो निचली सतह होती है इसको हम लोग दरअसल प्रिज्म का आधार बोलते हैं। प्रिज्म का आधार, या फिर आप इधर नीचे इधर समझ लीजिए, जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसी को हम लोग प्रिज्म का आधार बोलते हैं। और यहाँ पे इधर से जो ऐसे लाइन गई रहेगी ये आपका प्रिज्म कोर होता है, ठीक है। और ये जो 2 सतह होते हैं, जैसे इधर देखिए इसमें, और इधर आप इसको ले लीजिए और इस वाले को, तो इधर एक इधर होगा एक उधर होगा, ठीक है, या तो ऐसे समझ लीजिए इधर वाला। तो इन दोनों को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और यहाँ पे जो ये अपवर्तक पृष्ठ होते हैं दरअसल ये किसी कोण से झुके होते हैं, तो इस कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी प्रिज्म का कोण जो है, प्रिज्म कोण अगर 60 डिग्री होता है तो उसे हम लोग आदर्श प्रिज्म भी कहते हैं। आपको बता दूं, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना होता है। तो ध्यान देना है कि आदर्श जो प्रिज्म होता है उसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में अगर बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है तो वो क्या होती है कि अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है तथा वह 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, प्रिज्म बना रखा है, ठीक है, ये प्रिज्म है। और इधर से क्या हो रही है कि इधर से प्रकाश की किरण जा रही है, यानी श्वेत प्रकाश जा रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो जा रहा है। तो एक्चुअली में रियल में जब यहाँ पे टकराया तो इसको जाना चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाके ये जो प्रिज्म का आधार होता है इसकी ओर क्या होता है, हल्का झुकती है, और झुकने के बाद ये 7 रंगों में टूट जाती है। तो इसी क्रिया को, ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये बेसिकली 7 रंगों में टूटती है। तो वो 7 रंग यहाँ पर लिख रखे हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। सबसे टॉप पे लाल होता है और सबसे बॉटम में नीचे सबसे बैगनी होता है, ये ध्यान देना है। ये जो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो जब 7 रंगों में जो टूटती हैं, इन 7 रंगों को ही हम लोग वर्णक्रम या इनको स्पेक्ट्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आपको इन रंगों को याद करना हो तो इनकी ट्रिक क्या है, तो हिंदी में इनकी ट्रिक है बैजनी हैप्पीनाला, और अंग्रेजी में इनकी ट्रिक है विवग्योर। तो अगर बात करें बैजनी हैप्पीनाला में क्या है, तो इसमें आप याद रखेंगे बै से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। उसी तरह अगर अंग्रेजी वाले में बात करें तो वी का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 रंगों को याद करने की ट्रिक है। देखिए यहाँ पे ट्रिक में हालांकि पहले नाम बैगनी का है
और लास्ट में लाल का है। लेकिन ये ध्यान देना है कि सबसे ऊपर जब वर्ण विक्षेपण की घटना होती है तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे जो होता है वो बैंगनी रंग होता है, ये ध्यान देना है। ये बस ट्रिक में बैंगनी आगे चल रहा है और लाल पीछे चल रहा है, जबकि रियल में देखा जाए तो लाल रंग ऊपर होता है, बैंगनी रंग नीचे होता है, ठीक है। और बीच में तो हरा होता है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिए जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। सभी रंगों की तुलना में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर बात करें इसका विचलन कोण, ये डेल्टा लिखा हुआ है, इसका विचलन कोण होता है वो क्या होता है, कम। विचलन कोण का मतलब वो अपने मार्ग से कम भटकती है। लेकिन बैंगनी रंग की बात करें तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है, लेकिन इसका जो विचलन कोण होता है वो अधिक होता है। विचलन कोण अधिक होने का मतलब ये है कि ये क्या करती है, अपने मार्ग से, रियल मार्ग से बहुत ज़्यादा हटती है। तो ये यानी इसमें ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग में, और लाल रंग में विचलन क्या होता है, कम होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। अगर बात करें जैसे भी प्रिज्म में मैंने देखा कि उसमें प्रकाश किरण जब गई थी तो वो 7 रंगों में टूट गई थी। अगर उसी तरह कोई एक आयताकार कांच का टुकड़ा हो तो क्या उसमें होगा, तो आयताकार गुटके में श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि गुटके द्वारा श्वेत प्रकाश के किरणों का विचलन ही नहीं होता है। विचलन ना होने का मतलब है कि अपने मार्ग से वो भटकती नहीं। अगर जैसे मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है, अगर आप प्रकाश किरण को भेजेंगे तो सीधा एग्जैक्टली वो सीधा आगे ही बढ़ जाएगी, वो उसमें कोई विक्षेपण वगैरह नहीं होगा। अगर हम बात करें कि जो ये प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है इसके आधार पर कोई घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो आपको बता दूं जो आसमान में इंद्रधनुष बनते हैं उसमें 7 रंग बेसिकली होते हैं। तो वो 7 जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। अब ये इंद्रधनुष कैसे बनता है ये अलग टॉपिक है, बट अब अभी आपको इतना जानना है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से या इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और ध्यान देना कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग ऊपर होता है और बैंगनी रंग नीचे होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आसमान में क्या होता है कि बैंगनी रंग ऊपर हो जाता है और लाल रंग नीचे, यानी कहने का मतलब जो ये रंगों का जो क्रम है वो उलट जाता है। तो अगर रंगों का क्रम उलट जाता है तो उसको हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है आकाश में एक विपरीत वर्णक्रम का इंद्रधनुष दिखता है जिसे हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। अब बात करेंगे प्रकाश का प्रकरण क्या होता है। तो देखिए वर्ण विक्षेपण और प्रकरण दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वर्ण विक्षेपण का मतलब ये होता है जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में एंट्री करती है तो वो 7 रंगों में क्या होती है, टूट जाती है। इस क्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन अगर जब वो किरणें टूटने के बाद जब वो फैलना स्टार्ट करती हैं तो इस क्रिया को हम लोग, सॉरी उधर मैंने वर्ण विक्षेपण ही बताया ना, चलिए कोई नहीं। अगर मान लीजिए प्रकाश किरण किसी पारदर्शी सतह से टकराने के बाद अगर वो फैलना स्टार्ट कर देती है तो इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित हों तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकरण कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकरण मतलब जो विचलन कोण होता है वो कम होता है, जबकि बैंगनी का विचलन कोण क्या होता है, ज़्यादा। यानी लाल रंग जो होता है अपने मार्ग से कम भटकता है, कम फैलता है, जबकि बैंगनी रंग जो होता है वो अधिक फैलता है। तो लाल रंग का प्रकाश का प्रकरण न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी की बात करें तो इसका प्रकरण अधिकतम होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्रकाश के प्रकरण के एग्जाम्पल की, तो इसमें आपके पहला एग्जाम्पल है टिंडल प्रभाव। फिर उसके बाद है स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना या आसमान का रंग लाल दिखाई देना, और खतरे के संकेत का लाल होना। तो इतने इसके एग्जाम्पल है प्रकाश के प्रकरण के। देखिए आपको बता दूं जैसे आसमान एक्चुअली अगर पूछा जाए कि जो आसमान होता है वो किस रंग का होता है तो आसमान रंगहीन होता है, इसका कोई रंग वगैरह नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो हमको आसमान नीला दिखाई देता है। तो नीला इसी प्रकाश के प्रकरण की वजह से ही हमको दिखाई देता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि सूरज उगते समय और डूबते समय आपको थोड़ा सा लाल लाल दिखता होगा, तो ये भी आपके प्रकरण का एग्जाम्पल है। उसी तरह आपके खतरे के जो एग्जाम्पल होते हैं वो रेड, दरअसल रेड खतरे के एग्जाम्पल इसलिए होता है क्योंकि जो लाल रंग होता है उसमें क्या होता है कि उसका फैलाव कम होता है, जिस वजह से वो अधिक दूर से भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए खतरे के निशान को हम लोग लाल रंग से दिखाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस
एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, जैसे पारदर्शी माध्यम में आप कांच को ले सकते हैं, तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसे दो खोखले गोले से काट कर बनाया गया हो, उसे भी हम लेंस कहते हैं। तो लेंस बेसिकली दो खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। आपको बता दें, जो गोली दर्पण होता है वो एक खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, जबकि लेंस की बात करें तो लेंस बेसिकली दो खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है। जैसे उसमें दर्पण में आपने पढ़ा होगा कि जो दर्पण होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, समतल और गोली। ठीक उसी तरह लेंस भी दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगर बात करें कि इसकी पहचान कैसे करेंगे उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारे में पतला होता है और बीच में मोटा होता है, जबकि बात करें अवतल की तो ये किनारे क्या होता है, मोटा होता है और बीच में पतला होता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इस संरचना में कुछ इस तरह से इसका देखने को मिलता है। तो ये आपका उत्तल लेंस होता है और इधर की बात करें तो ये आपका अवतल लेंस होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि किनारे किनारे क्या होता है, पतला होता है और बीच में अगर आप इसको टच करते हैं तो ये आपको मोटा फील होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे अगर बात करें तो किनारे किनारे आपको मोटा फील होगा, जबकि बीच की बात करें तो बीच में आपको पतला यानी दबा हुआ फील होगा। अगर हम बात करें कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका दरअसल कई जगह पर उपयोग होता है। तो घड़ी की दुकानें जो होती हैं वहाँ पे आप देखते होंगे जो घड़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप होता है कुछ इस तरह से हैंडल होता है, या फिर आप वो आँखों में एक लगा लेते हैं, तो उसमें भी दरअसल उत्तल लेंस ही लगा होता है। तो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में इसका यूज होता है। डॉक्टर लोग वगैरह जो कान नाक आदि को देखते हैं उसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। विभिन्न प्रकाशिक यंत्र जैसे कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इनकी बात करें तो कैमरा वगैरह में भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। और बाकी लास्ट में इसकी बात कर लेते हैं कि जो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग चश्मे भी हम लोग करते हैं। जैसे अगर हमारी आंखों में कोई समस्या जब आती है तो हम लोग चश्मा लगवाते हैं। तो अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष की समस्या, दूरदृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि आपको दूर की चीज़ें दिखाई दें, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो उस टाइम आपको दूरदृष्टि दोष होता है और उसके निवारण के लिए हम लोग चश्मा लगाते हैं। तो चश्मे में दरअसल उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। उसी तरह अगर बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का बेसिकली ज़्यादा यूज कहीं नहीं होता है। नॉर्मली मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका उपयोग चश्मे में ही होता है, ठीक है। और अगर बात करें कि इसमें चश्मे में उपयोग कब करेंगे, तो जब अगर आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष की समस्या हो जाएगी, तब उस टाइम चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग होगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, तो निकट दृष्टि दोष एक ऐसी समस्या होती है कि इंसान को नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है, जबकि दूर की चीज़ें उसको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस तरह की समस्या को निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसका निवारण चश्मे में अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। अगर हम बात करें लेंस के सूत्र की, तो पतले लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और यही इसी तरह आपका दर्पण का भी सूत्र होता है, गोली दर्पण का, तो यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, दर्पण में आप इसको आगे इसको पीछे कहीं भी रख सकते हैं, डजन मैटर, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो u है, u के आगे हमेशा माइनस रहेगा और v के आगे हमेशा प्लस रहेगा। तो ये ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि इसी फार्मूले को इधर घुमा फिरा कर दे देता है और आपसे पूछता है कि निम्न में से लेंस का सूत्र कौन सा है। तो ये ध्यान देना है कि u वाले को माइनस में दिखाना है और v वाले को क्या दिखाना है, प्लस में। बाकी ये तो 1/f प्लस में रहेगा ही रहेगा। उसी तरह अगर हम बात करें रेखीय आवर्धन के सूत्र की, तो रेखीय आवर्धन दरअसल एक ऐसी भौतिक राशि है जो यह बताती है कि लेंस के सामने रखा प्रतिबिंब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितना गुना बड़ा व छोटा बन रहा है। इसको बेसिकली यम से प्रदर्शित करते, इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है। इसका फार्मूला ये, अगला फार्मूला ये है। जहाँ पे बात करें v का मतलब, तो ये लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी, u लेंस से वस्तु की दूरी, h डैश जो है ये प्रतिबिंब की लंबाई है और h जो है वस्तु की लंबाई है। अब आइए हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो लेंसों में जो प्रतिबिंब बनता है उन पर बात करेंगे और यहाँ से श्योरली आपसे 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो अभी मैं बात करूँगा उत्तल लेंस की। तो जैसे ये आपका उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस के मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। और एक मुख्य फोकस आपका इधर होता है, एक मुख्य फोकस आपका इधर होता है। इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो अगर मान लेते हैं इसको F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए, तो इस जहाँ जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही दूरी आप एक और मान लीजिए, इसको नाम रख लीजिए 2F1 और उसी तरह इधर भी मान लीजिए, इधर हो जाएगा 2F2।
ठीक है। तो इसमें 6 कंडीशन बनती है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में 2 कंडीशन। इसमें एक कंडीशन बनती है कि जब प्रतिबिंब को अनंत पे रखा जाएगा। फिर अगली कंडीशन होती है कि अनंत और 2f1 के बीच रखा जाएगा। फिर अगली कंडीशन में 2f1 पे ही रखा जाएगा। फिर अगली कंडीशन में इनके बीच रखा जाएगा। फिर अगली कंडीशन में यहाँ पे रखा जाएगा। फिर अगली कंडीशन में इनके बीच रखा जाएगा। तो इसमें 6 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन अनंत, फिर अनंत और 2f1 के बीच, फिर 2f1 पर, फिर 2f1 और f1 के बीच, फिर f1 पर, फिर f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो इसमें 6 कंडीशन बनती है। तो आइए छहों को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। यानी अगर उत्तल लेंस की बात करें, अगर इसमें वस्तु को अनंत पर आप रख देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो f2 पर बनेगा, और वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उसी तरह जब प्रतिबिंब वस्तु जो है वो अनंत और 2f1 के, यानी अनंत और इसके बीच जब रखा जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो f2 और 2f2, यानी f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। उसी तरह जब प्रतिबिंब को आप 2f1 पे रख देंगे तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा होगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते थे तो उस टाइम वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता था, वस्तु के बराबर बनता था। ठीक उसी तरह इसमें भी अगर आप 2f1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी 2f2 पे बनेगा, यानी यहाँ पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के बराबर होगा। अगली इसमें कंडीशन होती है कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच, यानी इनके बीच जब रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2f2 और अनंत के बीच में इधर कहीं बनेगा। ठीक है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से इस टाइम अब बड़ा बनने लगेगा। फिर उसी तरह 5वीं कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब को f1 यानी यहाँ पे रखा जाएगा तब प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर कहीं बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये ध्यान देना है। ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे नोट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि देखिए इन 5 कंडीशनों में, यानी जब अनंत पे रखा जाएगा, फिर अनंत और 2f1 के बीच, फिर 2f1 पर, फिर 2f1 और f1 के बीच, और f1 पर, इन 5 कंडीशनों में जब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमेशा इसके पीछे ही बनेगा। ठीक है। और उल्टा बनेगा। एक कंडीशन आती है जब आप f1 और प्रकाशिक केंद्र, यानी f1 और इसके बीच जब आप रखेंगे तो इस टाइम क्या होगा, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, यानी जिधर आपका वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब भी बनेगा, और इस टाइम प्रतिबिंब अनंत पर कहीं बनेगा, आभासी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये ध्यान देना है। तो ये आपके 6 कंडीशनें कन्फर्म हो गई। उसी तरह अवतल में भी होता है। इसमें भी क्या होता है कि एक बार इसमें 2 कंडीशन होती है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो f2 पर बनता है, सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। उसी तरह एक कंडीशन होती है जब प्रतिबिंब को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाएगा तब इसका जो प्रतिबिंब है वो f2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। पहले वाले कंडीशन में अत्यंत छोटा बनेगा, जबकि दूसरे वाली कंडीशन में छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं लेंस की क्षमता क्या है। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा ये है कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने और फैलाने की घटना को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूँ, जैसे उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस और ये होता है अवतल लेंस। तो इसमें क्या होता है कि उत्तल लेंस में अगर आप प्रकाश किरण को भेजते हैं तो ये क्या करता है, सारी किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देता है, तो जिस वजह से इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल में क्या होता है, जब प्रकाश किरणों को आप भेजेंगे ना तो इन सारी किरणों को ये फैलाने का काम करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को एकत्रित और फैलाने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको बेसिकली पी से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके मात्रक की तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, यानी लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मेजरमेंट किया जाता है। उत्तल लेंस की बात करें तो इसकी क्षमता धनात्मक होती है, जबकि बात करें अवतल लेंस की तो इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इनकी क्षमताएं भी धनात्मक ऋणात्मक हो जाती है। इनके ये फार्मूले हैं। अगर मान लीजिए क्षमता पूछा जा रहा है, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ है तो इस वाले फार्मूले को आप लगाएंगे, और अगर क्षमता पूछा जा रहा है फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो आप इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। और ध्यान देना है कि जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी अगर फोकस दूरी अधिक है तो लेंस की क्षमता कम आएगी, और फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता ज़्यादा आएगी।
तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें मैंने डिस्कस की और सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से भी आप बनाना चाहें तो मिनिमम आपके 50 से 60 प्रश्न यहाँ से भी आपके बन सकते हैं, और उम्मीद करूँगा सारी बातें हमारी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।